वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें हम जो सब टॉपिक कवर करने वाले हैं PYQ के, दैट इज डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक फोर्सेस एंड फजान्स रूल, जो कि पोलराइजेशन का हमें बताता है। ठीक है, दैट इज फजान्स रूल। तो ये सभी सब टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डाइपोल मोमेंट सब टॉपिक से। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, दैट इज द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ CCl4, CHCl3 एंड CH4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड मीथेन जो है, इनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2020 के अंदर। ठीक है, 2020 में ही पूछा गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं CCl4 मॉलिक्यूल की। CCl4 मॉलिक्यूल में हम बात करते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो 4 क्लोरीन जुड़ने हैं, चारों क्लोरीन को हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें ये पता लगा कि स्टेरिक नंबर यहां पर आया है 3, स्टेरिक नंबर क्या आया है, स्टेरिक नंबर आया है यहाँ पर 4। ठीक है, और 4 जब स्टेरिक नंबर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और sp3 में क्या शेप आता है मॉलिक्यूल का, टेट्राहेड्रल आता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ये जो बॉन्ड पेयर है उनका आपस में इक्वल रिपल्शन होगा, और सारे ही जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल बॉन्ड एंगल रखेंगे। ठीक है, तो जब इक्वल रिपल्शन होगा तो यहां पर हम बात करते हैं अब कि ये हो जाएगा यहाँ पर परफेक्ट टेट्राहेड्रल। ठीक है, यानी ये इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो इसके जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं, जैसे CCl बॉन्ड है वो कितने हैं, यहाँ पर 4 इसमें बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, क्लोरीन एटम की होगी। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, क्लोरीन एटम की होगी। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इंडिविजुअल बॉन्ड का जो होगा वो कार्बन से क्लोरीन की ओर होगा। इस वाले का भी क्या होगा, कार्बन से क्लोरीन की ओर होगा। इस वाले का भी कार्बन से क्लोरीन की ओर होगा, और इसका भी कार्बन से क्लोरीन होगा। और सभी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसके लिए भी अगर म्यू है तो ये भी म्यू होगा, ये भी म्यू होगा, और ये भी म्यू होगा। ठीक है, अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो अगर वेक्टर को हमें सम करना है तो जो एडिशन ऑफ वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई अगर हम करते हैं तो अगर 109 डिग्री पर ये होंगे तो यहां पर टेट्राहेड्रल होने के कारण, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होने के कारण जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। और कैंसल आउट करेगा तो म्यू यहां पर नेट कितना निकल कर आएगा, म्यू नेट इक्वल टू 0 निकल कर आएगा। ठीक है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 निकल कर आएगा। सेकेंड मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, सेकेंड मॉलिक्यूल है CHCl3। ठीक है, यह हम पहले बात करते हैं CH4 की, मीथेन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर भी CCl4 मॉलिक्यूल की तरह ही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। क्यों होगा, यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, आपकी बार कार्बन की ओर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ऑल CH बॉन्ड्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो सेंट्रल एटम कार्बन की ओर होगा, और सभी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर जो म्यू निकल कर आएगा नेट, दैट विल ऑल्सो बी 0। ठीक है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4 एंड CH4 क्या है, बराबर है। ठीक है, और कितना है, 0 है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, दैट इज CHCl3। क्या दिया हुआ है, CHCl3। ठीक है, अब CHCl3 के अंदर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट कार्बन की ओर होगा। कार्बन क्लोरीन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट क्लोरीन की ओर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर अगर ये μ1 है तो ये क्या हो जाएंगे, सभी μ2 हो जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन वाले क्या हो जाएंगे, सभी μ2 हो जाएंगे, और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो म्यू नेट जो है वो यहां पर नॉट इक्वल टू 0 अगर आता है, म्यू नेट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 अगर आएगा
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसके अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा और ये स्पीशीज कैसी हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। ये स्पीशीज कैसी हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि CHCl3 के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो CH4 और CCl4 दोनों से क्या है, ज्यादा है, और CH4 और CCl4 के अंदर क्या है, इक्वल डाइपोल मोमेंट है या जीरो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1, ठीक है। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन करना होता है हमें, और ये जेईई मेन 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट यहां पर हमें दिए हुए हैं और हमें ये पता लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन it is depicted by a small arrow with tail on negative center and head pointing towards the positive center, ठीक है। तो अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, बिकॉज कन्वेंशनली जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है। बाई कन्वेंशन क्या होता है, बाई कन्वेंशन जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। लेकिन हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, क्या होती है, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड होती है, क्या होती है, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड होती है इन केमिस्ट्री, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है वो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अभी आपको बताऊंगा मैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये चीज। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं हम। द क्रोज्ड एरो ऑफ द डाइपोल मोमेंट सिंबलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ चार्जेस इन द मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो चार्ज है उसके शिफ्ट को नहीं बताता है। ये जो डाइपोल मोमेंट है जो कि क्रोज्ड एरो है, ये क्रोज्ड एरो जो है चार्ज के शिफ्ट को नहीं बताता है। ये क्या बताता है, चार्ज डेंसिटी जो है उसकी शिफ्टिंग को बताता है। क्या बताता है, चार्ज की जो डेंसिटी है उसकी शिफ्टिंग को बताता है। यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहां पर केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो चार्ज डेंसिटी है उसके शिफ्टिंग की डायरेक्शन को बताता है डाइपोल मोमेंट, ना कि चार्ज की शिफ्टिंग को, ठीक है। दोनों बातों में अंतर है, चार्ज की शिफ्टिंग होना और चार्ज डेंसिटी की या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो शिफ्टिंग होना है, उन दोनों चीजों में क्या है, फर्क है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये जो बात है ये भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और इतना इजी क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2023 में पूछा गया था, और एग्जैक्ट लैंग्वेज जो है एनसीईआरटी की उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 1 या स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां से रीड कीजिएगा, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and by convention it is depicted by a small arrow with tail on the negative center and head pointing towards the positive center, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। और सेकंड जो यहां पर दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसके बारे में भी लिखा हुआ है दैट दिस एरो सिंबलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज शिफ्ट ऑफ चार्जेस, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एरो जो है वो किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग को बताता है, ना कि चार्ज की डेंसिटी को, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठकर भी क्या आता है, क्वेश्चन आता है, इसलिए एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन जो है आपको पता होना चाहिए इसमें कंसेप्ट क्या क्या लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स हैविंग बोथ कंपाउंड्स विद नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हमसे पूछा है कि जो गिवन यहां पर पेयर्स हैं इनमें दोनों ही जो स्पीशीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर बात करें म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी नेट जो डाइपोल मोमेंट है स्पीशीज के अंदर वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी स्पीशीज कैसी होनी चाहिए, स्पीशीज होनी चाहिए पोलर। जब म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो स्पीशीज कैसी होती है, पोलर स्पीशीज होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहां पर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बनाकर देखते हैं, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम होते हैं, ये जो कार्बन एटम है ये सभी क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्या है, ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। सभी जो यहां पर कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है म्यू नेट दैट इज इक्वल टू जीरो होता है। और अगर जीरो होगा तो एक ऐसी स्पीशीज हो जाएगी नॉन पोलर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि जो गिवन पेयर है उन पेयर में दोनों ही कैसे होने चाहिए, पोलर स्पीशीज होना चाहिए। तो जो ऑप्शन 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें जो बेंजीन मिल रही है बेंजीन ही क्या है, नॉन पोलर है। सेकंड दिया हुआ यहां पर एनिसाइडिन। एनिसाइडिन का जो स्ट्रक्चर होता है, अब क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है कि ये ऑर्थो है या पैरा है, ठीक है, यहां पर मेंशन नहीं है कि ये ऑर्थो है या पैरा है, तो हमने मान लिया कि ये ऑर्थो या पैरा में से कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया कि ये ऑर्थो पैरा में से कुछ भी हो सकता है। हमने पैरा वाला केस ले लिया कि पी एनिसाइडिन दी हुई है। अब पी एनिसाइडिन होगा तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और अगर ऑर्थो भी अगर ये होता, अगर ये ऑर्थो एनिसाइडिन भी होता तब भी इसके अंदर क्या होता, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता, ठीक है। तो इसमें भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता। तो यहां पर एनिसाइडिन लिखा हुआ है तो आप पैरा भी ले सकते हो, ऑर्थो भी ले सकते हो, मेटा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, एक स्पीशीज तो नॉन पोलर मिल रही है और दूसरी स्पीशीज क्या मिल रही है, पोलर मिल रही है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन की, ठीक है। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो मैं ये एनिसाइडिन वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही इसको बनाता हूं। ये हमारा एनिसाइडिन हमने हटा दिया। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये अगर फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 और 4th पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर भी क्लोरीन लगा हुआ है, और ये 4th पोजीशन है इस पे भी क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। नेक्स्ट है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन के अंदर क्या हो जाएगा, 3rd पोजीशन, यानी ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर म्यू नेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा, बिकॉज यहां पर क्लोरीन और क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जबकि यहां पर जो क्लोरीन और क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट है वो क्या करेगा, एक नेट डाइपोल यहां पर हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और म्यू नेट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये जो है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि पेयर में दोनों ही कैसे होने चाहिए, पोलर स्पीशीज होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज CH2Cl2 एंड CHCl3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट जो दिया हुआ है यहां पर मॉलिक्यूल दैट इज CH2Cl2 एंड CHCl3। ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। और यहां दिया हुआ है CHCl3 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इधर डाइपोल मोमेंट होगा।
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, और यहां पर भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज पहली बात तो सारे जो बॉन्ड हैं वो अलग अलग है, ठीक है, 2 बॉन्ड अलग है, यहाँ पर 2 बॉन्ड अलग है, तो नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। यहां पर भी आप देखिए कार्बन की ओर क्या होगा, नेट डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट होगा, कार्बन से क्लोरीन की ओर इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्लोरीन की ओर, इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट भी क्लोरीन की ओर होगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इस पेयर में ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दोनों ही जो मॉलिक्यूल दिए हुए, दोनों जो स्पीशीज दिए हुए हैं वो म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों ही पोलर दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी यहां पर चेक कर लेते हैं क्योंकि ये भी क्या है, रॉन्ग होगा, बिकॉज एक ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम बात करते हैं सिस ब्यूटीन की, ठीक है। सिस ब्यूटीन की अगर हम बात करें तो ब्यूटीन क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, और सिस होगा, सिस का मतलब क्या होता है, जहां पर एक ही साइड में क्या हो, ग्रुप प्रेजेंट हो, तो यहां पर CH3 ग्रुप जो होगा वो दोनों में एक ही साइड पर प्रेजेंट होगा, दोनों में जो सिस, यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर दोनों जो ग्रुप हैं मिथाइल ग्रुप वो एक ही साइड में प्रेजेंट होंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ट्रांस ब्यूटीन की अगर हम बात करें तो ट्रांस ब्यूटीन के केस में क्या हो जाएगा, दोनों जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ट्रांस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक तो क्या है, पोलर है, एक नॉन पोलर है, तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट या फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमसे क्या पूछा है कि पेयर में दोनों ही कैसे होने चाहिए, पोलर होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन 3, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन को क्या किया है, मिक्स किया है, तो घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन देखिएगा, HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स बिकॉज इट हैज, तो यहां पर HF के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि बाकी जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है उन सभी में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, उसका रीजन हमें पूछा है कि क्या रीजन है, और ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HF मॉलिक्यूल के अंदर, आपने क्लासेस में भी पढ़ा है कि HF मॉलिक्यूल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग होती है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अगर जुड़ा हो और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या हो, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और उनके ऊपर एटलीस्ट 1 लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज कितना होता है, 8 किलो जूल पर मोल टू 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब HF के अंदर कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, HF के अंदर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन, देन फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बोला जाता है दैट इज जिगजैग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, जिगजैग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इसको, जिगजैग स्ट्रक्चर ऑफ HF पॉलीमर, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, HF मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमसे ये पूछा है कि HF मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो रहा है, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा,
ऑप्शन 1 में दिया हुआ है लोएस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या लोएस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। सेकंड, स्ट्रॉन्गेस्ट वेंडर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। वेंडर वाल फोर्सेज इंटरेक्शन जो है वो तो HCl में भी होगा, HCl मॉलिक्यूल और इसके नियरेस्ट जो HCl मॉलिक्यूल होगा, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसके बीच में भी होगा, और वेंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर और भी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो HCl से ज्यादा तो फिर किसके अंदर होना चाहिए था? HBr के अंदर होना चाहिए था। इस हिसाब से तो बॉइलिंग पॉइंट जो है HI का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हुआ किसका? HF का। क्यों हुआ? बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जो कि जो वेंडरवाल फोर्स है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। इस कारण से HF के अंदर क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बाकी हाइड्रोजन हैलाइड से इंक्रीज हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो भी आंसर नहीं होगा, फर्स्ट भी आंसर नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट दिया हुआ है, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो रही है? बिकॉज फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं कि ये क्यों गलत है। लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर। क्या आयनिक कैरेक्टर से यहां पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ठीक है, कोई भी यहां पर फर्क नहीं पड़ रहा है आयनिक कैरेक्टर से, बिकॉज जो फैक्टर वर्क कर रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहां पर वर्क कर रहा है। तो यहां पर आयनिक कैरेक्टर से कोई ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट एनर्जी के कारण यहां पर कोई बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां पर जो इफेक्ट आ रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आ रहा है, इसलिए फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट हमारा सब टॉपिक है, जिसके ऊपर से भी क्वेश्चन जो है जनरली हर साल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू देम। यहाँ दो हमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है हमें ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड एंड सेकंड दिया हुआ है पैरासैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्या होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब यहां पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसके बारे में। ए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, बी इज मोर लाइकली टू बी क्रिस्टलाइन देन ए। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ती है, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ती है, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ती है तो उसके अंदर क्रिस्टलाइन नेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन नेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा? चिलेशन होगा, और चिलेशन के कारण क्या होगा? यहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इसके क्रिस्टल फॉर्म में होने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहां क्या बोला गया है कि यहां पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइन नेचर ज्यादा दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बी स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए। तो हमने ये देखा है कि जब भी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, क्या होता है? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, यानी कि एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग हो जाती है, और एसोसिएशन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो क्या बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से ज्यादा होगा क्या? यस, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें बी वाला जो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा? यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल से एच बॉन्डिंग कर लेगा, ये जो ऑक्सीजन है यहां पर क्या हो जाएगा? दूसरे मॉलिक्यूल से एच बॉन्डिंग कर लेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाने के कारण यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सी स्टेटमेंट की, बी डिजॉल्व्स मोर इजीली या मोर रेडिली देन ए इन वाटर। सोल्यूबिलिटी जो होती है, जब भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होती है या ज्यादा होती है, तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर क्या हो जाती है? सोल्यूबिलिटी
इन वाटर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो H2O मॉलिक्यूल आएगा इसके पास में, यहां पर क्या आएगा, H2O मॉलिक्यूल आएगा, तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो बी की सोल्यूबिलिटी जो होगी वो ए से ज्यादा होगी। इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया हुआ है, और बी एंड सी जो है किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन 3 में दिए हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहां पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, उससे क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इस क्वेश्चन से हमें इसकी जानकारी मिल रही है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो टाइप्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं, असर्शन दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां पर कि क्या असर्शन दिया हुआ है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस are the only non-covalent interactions resulting in hydrogen bond formation. Dipole-dipole interaction are the only non-covalent interaction resulting in hydrogen bond formation. अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज, एक तो हो गया हमारा H2O, क्या हो गया, H2O, ठीक है, तो H2O और दूसरा जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये भी क्या है, एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो एक टाइप का क्या है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अगर H2O मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है तो उसको क्या बोला जा सकता है कि वो एक डाइपोल डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन है। ठीक है, लेकिन हम बात करें यहां पर F- और HF के अंदर, ठीक है, तो F- क्या है, एक आयन है, और HF क्या है, एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर यहां पर फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी कंडीशन क्या होती है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो और दूसरे किसी मॉलिक्यूल में या आयन में क्या प्रेजेंट हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो, और उसके ऊपर एटलीस्ट 1 लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो क्या यहां पर आयन के थ्रू इंटरेक्शन नहीं हो रहा है क्या, तो ये जो टाइप की यहां पर H बॉन्डिंग हो रही है F- और HF में, दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर द ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या केवल आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है क्या, नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी हो रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक आयन डाइपोल टाइप का भी इंटरेक्शन है और एक डाइपोल डाइपोल टाइप का भी इंटरेक्शन है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन की, कि क्या रीजन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन HF आर सिमेट्रिकल। तो ये स्टेटमेंट जो है यहां पर वो करेक्ट है, लेकिन ये असर्शन जो दिया हुआ है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट बी जो है यहां पर क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, बिकॉज फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, सारे ही आपस में सिमेट्रिकल होते हैं। तो HF का जो यहां पर पॉलीमर बनता है वो कैसा बनता है, फ्लोरीन देन हाइड्रोजन देन फ्लोरीन देन हाइड्रोजन देन फ्लोरीन हाइड्रोजन। इस तरीके से यहां पर क्या होता है, H और F के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहां पर HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, फिर यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन प्रेजेंट होगा। इस तरीके से सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और देखना है हमें कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट किसमें दिया हुआ है और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट किसमें दिया हुआ है। ठीक है, और सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बट आर इज ट्रू। तो यहां पर ऑप्शन 1 में हमें दिया हुआ है कि ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू।
या आर इज ट्रू, ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन 1 के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन आइस क्रिस्टल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कितने नेबरिंग मॉलिक्यूल से यहां पर H2O मॉलिक्यूल जो है वो आइस क्रिस्टल के अंदर जुड़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होगा। ये क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया है? जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। इतना आसान क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में पूछा गया था। क्या था यहां पर क्वेश्चन में कि आइस क्रिस्टल जो है उसके अंदर एवरी वाटर मॉलिक्यूल कितने नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। तो आपने क्लास के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है कि यहां पर ये जो एक H2O मॉलिक्यूल होता है, एक H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो नेबरिंग मैक्सिमम 4 H2O मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ये यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फिर यहां पर भी क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल होगा, उससे भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर भी क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल होगा जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, उससे भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, देन इधर भी यहां पर H2O मॉलिक्यूल होगा और उसके साथ भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो आइस क्रिस्टल में एक वाटर मॉलिक्यूल नेबरिंग 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या कर पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यहां पर आ गया 4। अब इसके कारण होता क्या है आइस के अंदर कि यहां पर वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हमने स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है वो 2D में ड्रॉ किया है। इसको अगर 3D में अगर हम देखें तो आइस का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर ये वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं। वॉइड्स क्रिएट होने के कारण क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो सेम मास के लिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। और वाटर के अंदर अगर आइस जाएगा तो आइस की डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, इसमें ये आइस अगर है तो ये क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस क्या हो गई है, कम हो गई है। क्लियर है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि एक H2O मॉलिक्यूल नेबरिंग 4 H2O मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, किसके अंदर, आइस क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, और ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, और ये जो स्टेटमेंट है वो आपको क्लास के अंदर भी पढ़ाया जाता है कि आइस क्रिस्टल के अंदर एक H2O मॉलिक्यूल नेबरिंग 4 H2O मॉलिक्यूल से H बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, उसमें से एक असर्शन है और एक उसका रीजन है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम असर्शन, ब्यूटेन 1 ऑल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथोक्सी इथेन। ठीक है, तो ब्यूटेन 1 ऑल बनाएंगे पहले। सबसे पहले ब्यूटेन क्या होगा, 4 कार्बन की चेन। ब्यूटेन क्या होगा, 4 कार्बन की चेन, और 1 पोजीशन पे लगा हुआ है ऑल। 1 पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने लगा दिया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। सेकंड दिया हुआ है हमें इथोक्सी इथेन। इथोक्सी इथेन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OCH2 CH3। ठीक है, ये हो जाएगा इथोक्सी इथेन। क्या यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्यूटेन 1 ऑल है इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ब्यूटेन 1 ऑल का जो अदर मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में क्या कर सकता है, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कर सकता है। क्या कर सकता है, ये इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, और अगर इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्यूटेन 1 ऑल का वो इथोक्सी इथेन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इथोक्सी इथेन से क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज यहां पर
ऑक्सीजन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, तो दूसरा जो इथोक्सी इथेन का मॉलिक्यूल होगा उन दोनों के बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में केवल और केवल वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बचेगा, जबकि यहां पर एक वैंडरवाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ असर्शन दिया हुआ है वो क्या है, ट्रू है। असर्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, ट्रू है। रीजन की बात करते हैं, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बिल्कुल सही बात है कि जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एसोसिएशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर एसोसिएशन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब रीजन जो है वो भी क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। ठीक है, और ट्रू होने के साथ साथ ये जो रीजन है वो एक करेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, किसके लिए, असर्शन के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्शन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था और ये JMN 2023 का क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं वीक फोर्सेस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कौन कौन से अट्रैक्शन दिए, फोर्सेस दिए हुए यहाँ पर हमें दिया हुआ है। एक तो आयन डाइपोल, एक दिया हुआ है आयन आयन, और एक दिया हुआ है डाइपोल डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, एक दिया हुआ है हमें आयन आयन, सेकंड दिया हुआ है आयन डाइपोल, और थर्ड दिया हुआ है डाइपोल डाइपोल। ठीक है, आयन आयन इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है। तो यहां पर आयन आयन जो होगा वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल की। जब आयन किसी डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा तो वहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो आयन डाइपोल का जो अट्रैक्शन होगा, आयन डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होगी वो डाइपोल डाइपोल फोर्स से क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जो एनर्जी का रिलेशनशिप है उससे भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आयन आयन के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आयन डाइपोल के अंदर क्या होता है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻²। एंड डाइपोल डाइपोल के अंदर क्या होता है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी कहां रिलीज होगी, जब डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होगा, और सबसे ज्यादा कब होगी, जब आयन आयन में होगा। तो यहां पर किसमें दिया हुआ है हमें ये ऑर्डर, क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आयन आयन सबसे पहले होगा, आयन आयन सबसे पहले है, देन आयन डाइपोल, और देन डाइपोल डाइपोल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4। ठीक है, तो इस तरीके से वीक फोर्सेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट फाजान्स रूल की अगर हम बात करें, फाजान्स रूल क्या बोलता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, और वो जो डेवलप होने का जो फिनोमिना होता है उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। ये JMN 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गिवन जो स्पीशीज हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में हमें अरेंज करना है। तो जो स्पीशीज दी हुई है वो क्या है, आयनिक स्पीशीज है। ठीक है, और उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए CaF2 में क्या प्रेजेंट होगा, Ca2+ एंड F-। ठीक है, 2F- प्रेजेंट होंगे। CaCl2 क्या प्रेजेंट होगा, Ca2+ एंड 2Cl-। CaBr2 में क्या प्रेजेंट होगा, Ca2+ प्लस 2Br-। और CaI2 में क्या प्रेजेंट होगा, Ca2+ प्लस 2I-। ठीक है, इस तरीके से ये आयंस में ब्रेक होंगे। अब सभी के अंदर जो है कैटायन पार्ट जो है वो सेम है, सभी के अंदर कैटायनिक पार्ट सेम है। तो जो पोलराइजेशन होगा वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, एनायन पर डिपेंड करेगा।
ठीक है। और पोलराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है तो पोलराइजेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन भी इंक्रीज होता है। और पोलराइजेबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो किसके लिए देखा जाता है, वो एनायंस के लिए देखा जाता है। और पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो कब बढ़ती है, जब साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होता है। क्या होता है, जब साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होता है तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। और पोलराइजेबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होता है। और जब पोलराइजेशन इंक्रीज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि किसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, CaI2 के अंदर होगा, बिकॉज यहां पर जो एनायन का साइज है वो सबसे बड़ा है। इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी एनायन की, पोलराइजेशन भी इसके अंदर सबसे ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर डी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। और हमसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम कौन हो जाएगा, CaF2। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा यहां पर, A इज लेस देन B लेस देन C लेस देन D। और आंसर हमें दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन 2 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाजान्स रूल या पोलराइजेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन इस पे बेस देखते हैं। द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स which affect the percentage covalent character in an ionic bond, यानी एक आयनिक कंपाउंड हमें दिया हुआ है जिसमें क्या प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट करेंगे, तो पढ़ते हैं यहां पर। इसके लिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, तो जो पोलराइजेशन होता है, जो पोलराइजेशन होता है दैट डिपेंड्स पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होती है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन की। ठीक है, चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना कम साइज होगा कैटायन का उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा या पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन के ऊपर उतना ही उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है क्या, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का उतना ही ज्यादा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है या ए जो है यहां पर एक अफेक्टिंग फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ एनायन। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ एनायन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आते हैं। और ये जो पोलराइजेबिलिटी होता है ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, एंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एनायन। ठीक है, दोनों के ही क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ एनायन जो है वो भी क्या करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर को यहां पर अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। अभी मैंने आपको बताया कि पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है तो पोलराइजेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर को पोलराइजेबिलिटी भी अफेक्ट करेगी एनायन की। अब हम बात करते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन। जो एनायन होता है उसके लिए पोलराइजिंग पावर नहीं देखी जाती है, कैटायन के लिए क्या होती है, पोलराइजिंग पावर देखी जाती है। क्योंकि पोलराइजिंग पावर मतलब क्या होता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन कितना ज्यादा डिफॉर्म कर पाएगा। तो कैटायन के लिए ही पोलराइजिंग पावर डिफाइन होती है, ना कि एनायन के लिए। इसका मतलब डी जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा या अफेक्ट नहीं करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं,
पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ एनायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो टोटल कितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं? टोटल 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको अफेक्ट कर रहे हैं, और ये जेईई मेन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। तो इस पे बेस्ड जो है और भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो क्वेश्चन करने का जो यहाँ पर एबिलिटी है वो कितना ज़्यादा इंप्रूव हो पाया है। ठीक है, और कंसेप्ट में कितना इंप्रूवमेंट आया है। ओके।